हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विथ युवा में। दोस्तों पिछली क्लास में हम चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को पढ़ चुके हैं। बहुत डिटेल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा। हमने पढ़ा था कि सेल्यूकस इंग्लिश बोल रहा था, मना किया था सिकंदर ने कि इंग्लिश नहीं बोलना, उसके बाद भी बोल रहा था, तब यहाँ से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य गए थे और सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये हम सब पढ़ चुके हैं। पहले हमने मौर्य साम्राज्य को एक कहानी की तरह समझा। उसके बाद दोस्तों हमने चंद्रगुप्त मौर्य को सेपरेट पढ़ा, क्योंकि दोस्तों महान शासक थे, सम्मान करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के सबसे महान राजाओं में से एक अशोक को। दोस्तों अशोक मौर्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हैं, मतलब दादा का पोता है, पोता। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के ये पोते हैं, बिंदुसार के लड़के हैं। और मैंने मौर्य साम्राज्य जब एक पूरी क्लास में पढ़ाया था, तब मैंने इनके बारे में आपको बताया था कि ये किसके लड़के हैं, क्या क्या हैं, ये सब बात हम कर चुके हैं। दोस्तों आज हम बहुत डिटेल में अशोक का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जिस समय मगध में बिंदुसार है, मगध में बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, तब दोस्तों अवंती में अशोक का शासन है। अशोक दोस्तों बिंदुसार के पुत्र हैं। बिंदुसार के दो लड़के थे दोस्तों, एक का नाम है सुसीम और एक का नाम है अशोक। ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है, या ये छोटा लड़का है या ये बड़े लड़के हैं। दोनों जगह अलग अलग बातें होती है। तो दोस्तों बिंदुसार मगध में है और अवंती में अशोक है। मगध के शासक बनने से पहले अशोक अवंती के उपराज्यपाल थे, राज्यपाल थे, उत्तराधिकारी थे, राजकुमार थे, शासक थे, या हम कह सकते हैं यहाँ के गवर्नर थे। ये बात एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो दोस्तों बिंदुसार के लड़के अशोक हैं। दोस्तों बिंदुसार के दो लड़के हैं, बड़ा लड़का सुसीम है और छोटा लड़का अशोक है। यह छोटा लड़का अशोक है, बड़ा लड़का सुसीम है। दोस्तों अवंती में अशोक रहता है, क्योंकि पिता से बनती नहीं है, बात बात पे झगड़ा होता है। 10 का ही मांग लिए, 100 रुपये ही मांग लिए, तो बिंदुसार कह रहा है कि नहीं दे रहा है, ऐसे करके दोनों में झगड़ा चलता है। वो सुसीम दोस्तों अपने पिता के साथ मगध में रहते हैं, अशोक अवंती में रहते हैं। अशोक यहाँ से जैसे ही आए हैं दोस्तों अवंती में, तो विदिशा ये मध्य प्रदेश, भेलसा या बेशनगर, ये तीनों एक ही क्षेत्र के नाम है, विदिशा, भेलसा या बेशनगर। तो दोस्तों विदिशा की महादेवी दोस्तों ये व्यापारी की लड़की है। महादेवी से अशोक का अफेयर हो गया। मगध से बिंदुसार से लड़के आने के बाद अवंती में अशोक रह रहे हैं, तो सीधा महादेवी से अफेयर हो गया है, यानी कि अशोक ने प्यार का कोर्स ज्वाइन कर लिया। प्यार का कोर्स बहुत कस के, बहुत तेज प्यार हुआ है, पहली नजरों वाला प्यार है दोस्तों। ये एक तरफा महादेवी से अशोक को प्यार हुआ है। और दोस्तों डेली पल्सर से अप डाउन हो रहा है, आईफोन से मैसेज जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डेली स्टोरियां डल रही हैं। किसकी? अशोक की। दोस्तों ये आज का हमारा जो युग है इंस्टाग्राम फेसबुक वाला, इसी लैंग्वेज में समझे तो हमें याद रहेगा। तो दोस्तों अवंती से अशोक कहाँ पर अप डाउन करता था? विदिशा, भेलसा या बेशनगर में। अफेयर किससे है? महादेवी से। और झगड़ा किससे चल रहा है? बिंदुसार से। बनती नहीं है, क्योंकि दोस्तों अशोक पढ़ाई लिखाई को छोड़ के सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया तरीके से अशोक
पूरे नशे कर लेता है। और इधर सुसीम है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पिता की नज़रों में बहुत इज्जत है सुसीम की। तो दोस्तों इस प्रकार से ये यहाँ पर शासन चल रहा है। इसी बीच खबर आई है कि सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटीओकस, इसके नेतृत्व में एक बार फिर से यूनानी इंग्लिश में बात कर रहे हैं लोगों से, और लोगों को समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहे हैं। सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को मना करके गया था कि इंग्लिश में बात मत करना, यहाँ के लोग हिंदी वाले हैं। जब हमें आज इंग्लिश नहीं आती, हमने अभी मेस पढ़ा पिछली क्लास में कि इंग्लिश में इतने लोग फेल हुए, हिंदी में इतने लोग फेल हुए, तो उस समय कहाँ से आएगी। तो एंटीओकस के उत्तराधिकारी यानी सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी एंटीओकस के नेतृत्व में एक बार फिर से विद्रोह हो गया। ये विद्रोह हो गया, यूनानियों ने विद्रोह कर दिया। तो अब मगध में शासक बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य तो है नहीं कि सीधा चला जाएगा। दोस्तों हम बिंदुसार को पढ़ चुके हैं, मैं डायरेक्ट अशोक तक पहुंचाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूँ। तो दोस्तों विद्रोह हो गया, तो यहाँ से सुसीम निकला है विद्रोह को शांत करने के लिए। इतने में एक अशोक का दोस्त आया है, खबर दी है कि भाई एंटीओकस फिर से इंग्लिश में बात कर रहा है, और बिंदुसार ने मतलब आपके पिताजी ने सुसीम भैया को भेजा है कि जाओ विद्रोह को रोकने और विद्रोह को दबाकर उसका दमन कर दो। तो सुसीम यहाँ से जा रहा है दोस्तों इंग्लिश में बात करते हुए। तो अशोक ने बोला कि वो खुद इंग्लिश में बात करता है दोस्तों अशोक ने कहा कि वो खुद इंग्लिश वाला है, इंग्लिश मीडियम वाला है, तो वो कहाँ से विद्रोह को दबा पाएगा। हाँफ रहा है ये रथ पे जाते हुए, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। तो यहाँ से अशोक ने कहा कि सीधा चलो, ये अशोक भी निकल गया। और दोस्तों यहाँ पर दोनों पहुँचे हैं और दोनों की मुलाकात हुई है, सुसीम की और अशोक की। तो अशोक ने पूछा है सुसीम से कि क्या बात है, कहाँ जाना है। तो अशोक ने सुसीम से पूछा कि कहाँ जाना है। तो सुसीम ने कहा कि एंटीओकस ने विद्रोह किया है, यूनानियों का विद्रोह हुआ है, और पिताजी ने कहा है कि जाकर विद्रोह का दमन करो। तो अशोक ने कहा कि तेरे बस की बात नहीं है, तू घर जा, सब्जी अब्जी लेके आ, बच्चों के स्कूल छोड़ने जा, यही तेरा काम है। ये अशोक ने बोला। और ये दोस्तों अशोक निकलने के बाद यहाँ से सेना लिए घोड़ा पलटाया है, वो सीधा ये एंटीओकस के सामने आया। यहाँ पे दोस्तों अशोक ने 50,000 एक बार में काट डाले, 50,000 यूनानियों का दोस्तों दमन कर दिया। किसने? अशोक ने। तो तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन किसने किया था? अशोक ने। जबकि भेजा सुसीम को था, लेकिन सुसीम असफल हुआ, और यहाँ से दोस्तों सीधा अशोक गया है और 50,000 यूनानियों का, ग्रीकों का दमन कर दिया अशोक ने। तक्षशिला में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? अशोक ने। अशोक अवंती का शासक था। तब बिंदुसार ने सोच लिया था कि अब मेरे बाद उत्तराधिकारी अशोक है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 तक रहे थे। मैंने पिछली क्लास में शायद 344 बोल दिया था। 344 नहीं था, 345 में तो उनका जन्म हुआ था, तो 44 में 1 साल की उम्र में शासक कहाँ से बन जाएंगे। तो दोस्तों वो बने थे 322 में, और उनकी मृत्यु के बाद दोस्तों 298 से 272 तक शासक रहे थे बिंदुसार, और उनके बाद अब दोस्तों शासक बने हैं 272 से, कब तक रहा था अशोक? हाँ, जब तक भी शासन रहा था। तो 272 से अशोक ने अब मगध की सत्ता को संभाला है, और अब मगध में अशोक का शासन है। अब दोस्तों ये हमारा बैकग्राउंड बन चुका है, अब हम सीधा अशोक को पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों अशोक, अब मगध में शासन है अशोक का। दोस्तों 272 में बिंदुसार की भले मृत्यु हुई है, लेकिन अशोक शासक नहीं बना है। बिंदुसार की मृत्यु के साथ ही मगध के राजकुमारों में, जिसमें अशोक है, सुसीम है, और भी कई सारे राजकुमार हैं, उनमें सत्ता के लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। सत्ता के लिए सभी भाई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अशोक यहाँ अवंती में ही है इस समय। जब अवंती से अशोक को पता चला है कि पिता की मृत्यु हुई है, वो सुसीम सत्ता को हथियाना चाह रहा है, तब अशोक मगध गया है। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि उत्तराधिकार का जो युद्ध है ये एक झूठ बात है, कि कोई युद्ध नहीं हुआ उत्तराधिकार के लिए, और अशोक को ये झूठ बोला गया था। और इसी गुस्से में आकर अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। 99 भाइयों की हत्या कर दी अशोक ने। और दोस्तों मगध पर शासन किया, और मगध पर अपनी सत्ता कायम करने के लिए जब उन्होंने 99 भाइयों की हत्या की, तो दोस्तों उन्हें चंड अशोक कहा जाने लगा। 99 भाइयों की हत्या की। दोस्तों ये बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में लिखा है, यह कोई हवाई बात नहीं है, ये बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में लिखा है। लेकिन ये एक झूठ भी हो सकता है, ये 100% रियलिटी है या नहीं है, इसके कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, केवल दिव्यदान में ये लिखा है। तो दोस्तों अब मगध में शासक है अशोक, सम्राट अशोक। अब दोस्तों मगध में अशोक का शासन है चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर पश्चिम पूरब, उधर चले तो उत्तर भारत, और इधर नीचे चलें तो दोस्तों दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सब कुछ जीत चुका है। एक ही भाग बचा था, वो था दोस्तों कलिंग, उड़ीसा। इस कलिंग पे अब अशोक ने कहा है कि सीधा चलो, कुछ बचा ही नहीं है, इधर सब कुछ जीत चुके हैं दादाजी, इधर भी जीत चुके हैं, पूरा दक्षिण भारत हमारा है। तो अब अशोक कहाँ पर ही जाए युद्ध करने, युद्ध करने की जगह ही नहीं है। तो दोस्तों साम्राज्य विस्तार के लिए, और ये जो कलिंग वाला हिस्सा दोस्तों, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि जल सेना रहा करती थी, और दक्षिण से संबंध स्थापित करने के लिए कलिंग एक प्रवेश द्वार की तरह था। इसीलिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, ये कलिंग पर सेना सहित आक्रमण किया है। यहाँ पर दोस्तों राजा है नंदराज। जिस समय अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया है, कलिंग के शासक नंदराज हैं। और दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने इस युद्ध में, दोस्तों अशोक ने इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए हैं, 1 लाख लोगों की हत्या हुई है, कई ब्राह्मण और कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई है, और दोस्तों कई परिवार तबाह हो गए, जिससे अशोक का हार्ट परिवर्तन हो गया। और हार्ट परिवर्तन होने के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। प्रारंभ में अशोक दोस्तों शिव के कट्टर उपासक थे, शिव के कट्टर उपासक भगवान शंकर। और जय महाकाल बोलते हुए अशोक ने यहाँ पर आक्रमण किया, और दोस्तों कलिंग को हस्तगत कर लिया, नंदराज को बंदी बना लिया गया। यहीं पर दोस्तों युद्ध की भीषणता से द्रवित होकर, साहित्यिक भाषा की बात है ये, युद्ध की भीषणता से द्रवित होकर और श्रावण निग्रोध 99 भाइयों की हत्या की दोस्तों। 100 भाइयों में से एक ही भाई बचा था, वो था श्रावण निग्रोध। श्रावण निग्रोध के वचन सुनकर युद्ध से अशोक वैसे ही द्रवित था,
इमोशनल हो गया था। तो श्रवण निगनोद ने इंग्लिश में अशोक को सुना दिए बौद्ध प्रवचन। अशोक प्रभावित हुआ और कहता कि अब बौद्ध धर्म में मैं दीक्षित हो जाऊंगा। तो दोस्तों, श्रवण निगरोध के वचन सुनकर अशोक ने तय किया कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लूंगा। लेकिन बौद्ध धर्म में जिसने अशोक को दीक्षित किया उस व्यक्ति का नाम था उपगुप्त। श्रवण निगरोध दोस्तों, इसने अशोक को प्रवचन दिए जिससे अशोक ने यह तय किया था कि मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा। लेकिन उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया। ये बात दोनों थोड़ी सी अलग अलग है, लेकिन ध्यान रहे पहले शिव के कट्टर उपासक थे सम्राट अशोक, और जय महाकाल बोल के ही कलिंग पर आक्रमण किया था, वो कलिंग को हस्तगत कर लिया था। वहीं पर युद्ध की भीषणता से द्रवित होकर श्रवण निगरोध के वचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। दोस्तों, कलिंग विजय के बारे में एक स्टेटमेंट अशोक के 13वें शिलालेख में लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ क्या स्टेटमेंट था। दोस्तों ये सुने अब आप। राजा बनने के 8 वर्ष बाद भगवान का प्रिय राजा प्रियदर्शी या प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक को दोस्तों, और अशोक के पहले जो और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार, इन्हें भगवान का प्रिय या देवताओं का प्रिय इस नाम से ब्राह्मण और बौद्ध विद्वान संबोधित किया करते थे। ये बात ध्यान रखें आप, ये अशोक के 13वें शिलालेख में मिला है। इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1 लाख लोग मारे गए। ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ दोस्तों मैं। और ऐसे कितने लोग तबाह हो गए। बाद में कलिंग पर कब्जा कर लिया गया। भगवान के प्रिय ने बड़ी निष्ठा के साथ धम्म को अपनाया। यहीं पर दोस्तों अशोक ने कहा था कि अब युद्ध छोड़ो और धर्म की नीति से, धर्म दोस्तों, धर्म का प्राकृत रूप है धम्म। क्योंकि दोस्तों संस्कृत शूद्र नहीं बोल सकते थे, और क्योंकि सम्राट अशोक भी एक शूद्र थे, इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में कई सारे शिलालेख लिखवाए हैं, कई सारे अपने बृहत स्तंभ लेख भी लिखवाए हैं, कई सारे उन्होंने दोस्तों बड़े बड़े अभिलेख बनवाए हैं। अब दोस्तों आगे क्या कह रहे हैं सुने आप। कलिंग को जीतने पर भगवान के प्रिय पश्चाताप में डूब गए, क्योंकि जब एक देश पर विजय मिलती है तो हत्या, मौत और पलायन होता है। ये सब भगवान के प्रिय के लिए बहुत दुखद था। उनके मन पर भारी बोझ की तरह है। भगवान के प्रिय के लिए इससे अधिक दुखद ये है कि लोग वहाँ रहते, चाहे वे ब्राह्मण, श्रमण या अन्य संप्रदायों के लोग थे, शिक्षक थे, आज्ञाकारी, अनुयायी और अपने मित्रों, परिचितों, साथियों, संबंधियों के प्रति समर्पित, रिश्तेदारों, दास और नौकर के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले सभी परिजनों की हिंसा, हत्या और अलगाव को झेलते हैं। कलिंग विजय के दौरान जो मारे गए, और अगर उनका 100वां या 1000वां हिस्सा भी लोगों को भुगतना पड़े तो देवों के प्रिय के लिए ये आहत और दुखी करने वाला होगा, ये उन पर बोझ होगा। देवों के प्रिय धम्म को जीत के लिए सबसे उचित मानते हैं। ये दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में लिखा है कि अशोक ने किस प्रकार से कलिंग को जीता, और कलिंग को जीतने के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म को स्वीकारा, और यहीं इस पर दोस्तों इन्होंने धम्म की नीति, बहुत नाम चलता है धम्म की नीति का अनुसरण किया है कि अब इस पूरे भारत को तो जीत ही चुके हैं, पूरे विश्व को हम धर्म से जीत लेंगे, ये अशोक बोल रहे हैं। और दोस्तों इससे पहले एक फैक्ट बताऊं मैं आपको, 60,000, ठीक है ना, 60,000 ब्राह्मण इनको अशोक डेली भोजन करवाया करता था।
दोस्तों अशोक 60,000 ब्राह्मणों को डेली भोजन करवाया करता था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य उनके गुरु थे और दोस्तों वो भी ब्राह्मणों के अनुयायी थे। उसके बाद बिंदुसार भी ब्राह्मणों के अनुयायी बने और अशोक भी ब्राह्मणों के अनुयायी थे। अशोक शूद्र जाति के और हमारे चाणक्य दोस्तों ब्राह्मण थे। सोचिए दोस्तों, जब दोनों एक हुए थे तो पूरे भारतवर्ष को जीत लिया था, पूरे में भगवा लहरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद अशोक ने। लेकिन दोस्तों अब की बात क्या करें, अब एकता कहाँ है। तो दोस्तों 60,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था अशोक। ये बात भी दिव्य दान में लिखी है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में यानी ब्राह्मण धर्म में जिस समय विवाद चल रहा था, उस समय दोस्तों अशोक ने दोनों को एक कर दिया। सारी संस्कृति और संप्रदायों का अशोक बराबर सम्मान करते हैं, सबका मान सम्मान अशोक बहुत अच्छे से किया करते हैं। पहले दोस्तों अशोक शिव के कट्टर उपासक थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। पहले वो ब्राह्मणों के अनुयायी थे। दोस्तों शिव के उपासक होने के साथ साथ इन्हें पशु बलि में कोई संकोच नहीं था, कोई संकोच नहीं। जितने लिया उतने काट डालेंगे अशोक, ऐसे शासक थे। क्योंकि दोस्तों हमारी यहाँ बलि प्रथा चली आई है, तो दोस्तों अशोक भी बलि दिया करते थे। इसके बाद दोस्तों हमारे अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने धर्म की नीति अपनाई है। अब दोस्तों अशोक की थोड़ी सी हम धर्म की नीति पढ़ते हैं कि अशोक की धर्म की नीति क्या कहती है। बहुत नाम चलता है अशोक की धर्म की नीति का। दोस्तों यही तो एक महान शासक की पहचान है, युद्ध भी लड़ लिया और दोस्तों विदेश आक्रमण को भी झेल लिया, और उसके बाद धर्म का भी अच्छा खासा प्रचार अब अशोक करेंगे। समझें अब दोस्तों अशोक का धर्म। तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को कब स्वीकार किया, कलिंग युद्ध के बाद, और यहीं से उन्होंने कहा कि अब विश्व को हम धर्म से जीतेंगे। तो दोस्तों अब उनका एक और स्टेटमेंट उनके जो शिलालेख में लिखा है और जो खुद अशोक ने कहा है, उस स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनें। कहाँ गए स्टेटमेंट। तो दोस्तों स्टेटमेंट सुने अब आप। अपनी प्रजा के लिए अशोक का धर्म संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, यात्रा शुरू करने पर, इन सारे अवसरों पर हम अनुष्ठान करते हैं। लेकिन अशोक का धर्म किसी भी अनुष्ठान पर निर्भर नहीं था। कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, ये अशोक ने कहा। दोस्तों ये कर्मकांड किसी काम की नहीं है, ये भी अशोक ने कहा कि ना अनुष्ठान किसी काम के हैं, ना कर्मकांड किसी काम के हैं। ये दोनों बात अशोक ने कही है। अब दोस्तों क्या कहते हैं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होंगी। यानी कि आप कर्मकांड और अनुष्ठानों को छोड़कर एक ऐसे रास्ते को अपनाओ जिसमें सद्भावना हो। ये दोस्तों अशोक ने कहा है। आगे सुने। अब दोस्तों क्या कहा है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, ये है, ठीक है। अब सुने। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार। जबकि दोस्तों हम फिल्मों में देखें, चाहे हम रियल लाइफ में देखें, नौकरों के साथ आज भी व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता उस समय। लेकिन अशोक ने ये शिक्षा दी कि आप नौकरों के साथ, दासों के साथ अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों इसके बाद क्या कह रहे हैं वो, अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया भावना रखें, ब्राह्मणों तथा श्रमणों का
सम्मान करें और उन्हें ध्यान करें। दोस्तों ब्राह्मण तो शुरू से ही सम्माननीय रहे हैं क्योंकि वो तो सर्वोच्च थे। अशोक भी इस चीज़ से छूट नहीं पाए। दोस्तों आगे उन्होंने क्या कहा, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये अशोक ने कहा है कि आप अपने धर्म की प्रशंसा ना करें और दूसरे के धर्म की निंदा ना करें। आप ये ना करें कि हमारा हिंदू धर्म अच्छा है तो बौद्ध धर्म बेकार है, बौद्ध धर्म अच्छा है तो हमारा इस्लाम बेकार है, इस्लाम धर्म अच्छा है तो हमारा ईसाई बेकार है। दोस्तों अशोक ने कहा है कि आप इन सब चक्करों में ना फंसें, सभी धर्म अच्छे होते हैं, सभी संप्रदाय दोस्तों एक नंबर होते हैं, ये अशोक ने कहा। आगे सुने दोस्तों क्या कहा, हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वे वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। वर्तमान में दोस्तों यही स्थिति है कि दोस्तों धर्म की लड़ाई तो शुरू से ही है, लेकिन अशोक के काल में परिवर्तन आया था। और दोस्तों बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में भी धर्म की कहीं ना कहीं लड़ाई तो है। तो दोस्तों आप देखें कि अशोक क्या कह रहे हैं धर्म के लिए। सम्राट अशोक कहते हैं कि आप हर धर्म का सम्मान करें, आप अपने धर्म की प्रशंसा करके दूसरे के धर्म का अनादर ना करें, आप सभी धर्मों को एक नज़र से देखें, अच्छी दृष्टि से देखें। आप अगर किसी के धर्म की बुराई करते हैं, किसी के धर्म को नीचा दिखाते हैं तो आप स्वयं के धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात दोस्तों सम्राट अशोक ने कही है और इससे शिक्षा ली थी जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने अशोक के इस स्टेटमेंट पर भी एक बात कही थी जो मैं अब आपको पढ़कर सुनाता हूँ। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनके धर्म उपदेश आज भी हमारे लिए एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताया जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों ये अशोक के धर्म के हिस्से हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी इन पर ये बात कही है। दोस्तों अब अशोक क्या कहते हैं, प्रजा के लिए वो संदेश। अशोक कहते हैं कि प्रजा की सुख में ही राजा का सुख निहित होना चाहिए। ये सम्राट अशोक कह रहे हैं, यही तो उनकी महानता है। दोस्तों अशोक की महानता क्यों है, युद्ध लड़ लिया, विदेश आक्रमण हुआ तो विदेशों से युद्ध लड़ लिया, वहां पर भी विजयी रहे, धम्म नीति देखो। इसलिए दोस्तों अशोक एक महान सम्राट है। लेकिन दोस्तों इतिहास में नाम नहीं चलता क्योंकि जातिवाद। तो दोस्तों प्रजा के लिए अशोक कहते हैं कि प्रजा के सुख में ही, प्रजा के सुख में राजा का सुख होना चाहिए, ये अशोक ने कहा है। और राजा को कभी भी प्रजा से वेट नहीं करवाना चाहिए, इंतजार नहीं करवाना चाहिए, ये बात अशोक ने कही है। और दोस्तों उनके समय पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था दोस्तों ब्राह्मण शूद्र वैश्य ये भी आपस में लड़ रहे हैं। इनके लिए अशोक ने क्या कहा ये सुने अब आप। तो दोस्तों ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रिय जब ये भी आपस में लड़ रहे थे तो अशोक ने इनके लिए उपदेश दिया कि आप अनुष्ठान कर्मकांड इन सबसे दूर होकर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? तो दोस्तों सम्राट अशोक ने कहा कि अगर आप एक दूसरे के समाज का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का सम्मान करते हैं तो आपको ईश्वर स्वर्ग से नवाजेगा, आपको जन्नत मिलेगी। ये दोस्तों अशोक ने कहा। और दोस्तों इस बात से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये आपस में लड़ने बंद कर दिए। दोस्तों पड़ोसी हमेशा लड़ते हैं एक दूसरे से। कल को कार आ जाए एक के बाजू वाले के घर में तो दोनों लड़ पड़ते हैं ना कि उनने कार ले आए तुम स्कूटर नहीं ले पा रहे, उनने स्कूटर ले आए तुम साइकिल नहीं ले पा रहे। तो दोस्तों इसके लिए भी अशोक ने कहा कि आपको ईश्वर एक अच्छे इंसान के रूप में देखेंगे यदि आप आस पड़ोस के लोगों का सम्मान करते हैं,
और दोस्तों इस लाइन से भी अशोक ने लोगों के दिल को जीत लिया और दोस्तों एक दूसरे का लोग सम्मान करने लगे। ये दोस्तों अशोक की धर्म नीति थी। अशोक के बारे में दोस्तों हमने ये भी पढ़ा था कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। यहीं पर उसने दोस्तों देवपत्तनम प्लस ललितपत्तनम इन दो गांवों की स्थापना की पुत्री चारू के कहने पर। ये बात भी दोस्तों आप ध्यान रखें। अब दोस्तों ये सब हो गया, अशोक धर्म के लिए अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म को स्वीकारा है और 84,000 बौद्ध स्तूप 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए दोस्तों अशोक। इतना खतरनाक अनुयायी हो गया था अशोक। 84,000 बौद्ध स्तूप ये अशोक ने बनवाए, जिसमें दोस्तों एक हमारे मध्य प्रदेश का, यहाँ मध्य प्रदेश में रहता हूँ दोस्तों, सांची का स्तूप एक महत्वपूर्ण स्तूप है। इसे आपने भारत की करेंसी पर देखा होगा, नोटों पर देखा होगा। यहाँ पर दोस्तों सारिपुत्र और महाबोधगयायन की अस्थियाँ आज भी रखी हुई हैं। ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है दोस्तों। अब अशोक धर्म का प्रचार करवा रहा है। यहाँ एंटिओकस है, यहाँ यूनानी शासकों के यानी कि पूरे मध्य एशिया में अशोक ने दूत मंडल भेजे हैं कि जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो और शांति से सभी को जीत लो। इधर दोस्तों म्यांमार, इधर दोस्तों श्रीलंका। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार श्रीलंका में दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा ये अशोक के बच्चे हैं दोनों, यानी महेंद्र लड़का है और संघमित्रा लड़की है। इन दोनों ने दोस्तों श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने 13वें वर्ष, 10वें वर्ष, 10वें वर्ष, 13वें वर्ष और 20वें वर्ष दोस्तों 10वें वर्ष, 13वें वर्ष और 20वें वर्ष अशोक ने बौद्ध स्थानों की वो यात्राएं की। 10वें वर्ष दोस्तों अशोक ने बोध गया, ये 10वें। 13वें वर्ष दोस्तों अशोक ने निगलेवा सागर। और दोस्तों 20वें वर्ष अशोक ने, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, 20वें वर्ष लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। इन तीनों स्थानों पर अशोक ने बारी बारी यात्रा की। यहाँ पर दोस्तों कनक मुनि के स्तूप को द्विगुणित करवाया है अशोक ने, यानी कि उनके स्तूप के बाजू में एक और स्तूप अशोक ने बनवाया। दोस्तों ये थे अशोक की धर्म नीति, ये अशोक का धर्म का सम्मान का तरीका था दोस्तों। भले अशोक ने हिंदू धर्म को छोड़ा है, पर यह नहीं है कि अशोक ने हिंदू धर्म को छोड़ा है तो उसको नीचा बताया। अशोक ने किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी भी धर्म की बुराई नहीं की, इसलिए तो महान शासक है, बट नाम नहीं चलता। तो दोस्तों ये अशोक की धर्म नीति थी। अब दोस्तों अशोक के अभिलेख सुने आप। तो दोस्तों एक पूरी क्लास अशोक के अभिलेख के लिए हमें लग जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम अशोक के अभिलेख को पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्यों की साम्राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे कि साम्राज्य का शासन प्रशासन कैसे चलता था। और दोस्तों उसके बाद बौद्ध धर्म, ये हमारा अशोक का शासन समाप्त हो जाता है और 185 के पास बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे। मध्य एशिया हो, पाकिस्तान हो, पंजाब हो, या चाइना, ये हमारा तिब्बत वाला हिस्सा हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, मिस्र हो, इन सभी जगहों पर अशोक की बातें की जाती है, अशोक के अभिलेखों की पुष्टि की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। आने वाली क्लास में बहुत डिटेल में दोस्तों हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेखों को।
तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।